अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिका 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस और मैटर में आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ही इजी टॉपिक है। हुक्स लॉ समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ है इलास्टिक फोर्स और दूसरी चीज़ है इलास्टिक लिमिट। कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें। सबसे पहले इलास्टिक फोर्स का जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? अब इलास्टिक फोर्स को इस तरीके से समझते हैं हम कि अगर आप कोई भी इलास्टिक चीज़ लें, इलास्टिक मटेरियल लें, कोई भी स्प्रिंग हो, रबड़ हो, कोई भी लचक वाली चीज़ आप लें, तो हम फर्ज करते हैं हमने स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग की साइज़ तकरीबन इतनी है। फिर हमने क्या किया, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच किया, इधर को फोर्स लगाया और स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा हुई। कौन सी चीज़ पैदा हुई? एक्सटेंशन। या इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ओरिजिनल साइज इतनी है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई, एक्सटेंशन पैदा हुई है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमने इधर लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर पैदा हुई है। तो ये जो स्प्रिंग होगी ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग पर आपने फोर्स लगाया इधर, अब स्प्रिंग भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी इधर। ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसी फोर्स को कहेंगे इलास्टिक फोर्स। और ये जो इलास्टिक फोर्स होगा ये अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है। वो मटेरियल को शेप चेंज करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। क्लियर जी? तो जब भी आप किसी चीज़ को, स्प्रिंग हो या कोई भी लचक वाली चीज़ को जब आप खींचेंगे ना, तो आपको एक रुकावट महसूस होगी, वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही होगी। तो उसी फोर्स को कहा जाता है इलास्टिक फोर्स। ऐसा होता है या नहीं होता? अब जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, वो स्प्रिंग्स होती हैं जिनको वो खींचते हैं तो उन्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी स्प्रिंग भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है। आप लगा रहे होते हैं तो वो स्प्रिंग भी लगा रही होती है। तो वो होता है इलास्टिक फोर्स। अगर वो इलास्टिक फोर्स ना होता, हम फोर्स लगाते तो स्प्रिंग आराम से स्ट्रेच हो जाती, वो फोर्स बिल्कुल भी ना लगाती। तो सो इलास्टिक फोर्स को देखें, व्हेन यू पुल ऑन द बैंड, ठीक है, बैंड वो रबड़ वाली, इट स्ट्रेचेज, वो स्ट्रेच हो जाती है, बट डजन ब्रेक, लेकिन टूटती नहीं। द रेजिस्टेंस यू फील व्हेन यू पुल ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। तो उसको खींचते वक्त जो आप रेजिस्टेंस फील करते हैं, जो रुकावट फील करते हैं, उस इलास्टिक फोर्स कहा जाता है। द फार्दर यू स्ट्रेच द बेंड द ग्रेटर द इलास्टिक फोर्स। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा ही इलास्टिक फोर्स होगा। लाजमी बात है, जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना फोर्स वो लगाएगी। आफ्टर यू स्टॉप पुलिंग द बेंड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब खींचना बंद कर देंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो हर वो मटेरियल जो इलास्टिक होता है उस पर, उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसको कहा जाएगा इलास्टिक फोर्स। अब इलास्टिक लिमिट भी एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, इलास्टिक मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जब फोर्स हटाएंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसके ऊपर हद से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, उसके बाद वो कभी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता, वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो हर इलास्टिक मटेरियल की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो वो टूट जाएगी, वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद वापस शेप में नहीं आएगी। तो उसी लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। तो हर इलास्टिक मटेरियल की एक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी, वापस अपने शेप में नहीं आएगी। इसे कहा जाता है, इस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। सो ये दोनों चीज़ें समझ ली हैं, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक फोर्स। तो अब आते हैं हुक्स लॉ पे। सो हुक्स लॉ बड़े ही फेमस साइंटिस्ट
किस हवाले से फेमस हैं? सेल की डिस्कवरी के हवाले से सबसे पहले इन्होंने सेल देखा था, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड से ताल्लुक़ है इनका, इन्होंने हुक्स ला दिया। सो इन्होंने क्या कहा कि विथ इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगाएं, लेकिन वो फोर्स क्या हो? विथ इन इलास्टिक लिमिट हो, उससे ज़्यादा ना हो। विथ इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो डिस्प्लेसमेंट होगी स्प्रिंग में, जो पैदा होगी, जो एक्सटेंशन पैदा होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है ना, एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए, एक चीज़ को घटाएं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद घट जाए, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट की सिंबल क्या है? एक्स। ठीक है, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। कौन सा फोर्स? जो आप स्प्रिंग पर लगा रहे हैं या जो स्प्रिंग आपके ऊपर लगा रही है। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले इलास्टिक फोर्स के बारे में, कि जब आप किसी इलास्टिक मेटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो असल में इसने बात की थी इलास्टिक फोर्स की, जो आप लगाएंगे वो नहीं, जो स्प्रिंग लगाएगी आपके ऊपर वो वाला फोर्स। जितना आप स्प्रिंग को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ही वो फोर्स ज़्यादा लगाएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग और इसी स्प्रिंग को हमने क्या किया है? ज़्यादा स्ट्रेच किया है, ज़्यादा डिस्प्लेस किया है। इसको कम डिस्प्लेस किया है, इसको ज़्यादा। तो ये जो फोर्स लगा रही होगी नीचे वाली स्प्रिंग, ये कम लगा रही होगी, और ये ऊपर वाली लगा रही होगी, ये ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेस ज़्यादा हुई, ये डिस्प्लेस कम हुई है। तो जब आप किसी स्प्रिंग को या किसी भी, ये जो हुक्स ला है सिर्फ स्प्रिंग के लिए नहीं है, ये हर इलास्टिक मटेरियल के लिए है। ये ला कहता है कि जब भी आप किसी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, किसी भी इलास्टिक मटेरियल में जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलास्टिक फोर्स के। यहाँ जो इलास्टिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब ये लिखा हुआ है हुक्स लॉ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है बुक वालों ने, यहाँ पर क्या आएगी? माइनस की साइन आएगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। माइनस की साइन किस चीज़ को शो कर रही है? माइनस की साइन शो कर रही है अपोजिट, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होंगे ये अपोजिट होंगे। देखें, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, ये आपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया। फोर्स कहाँ पर लग रहा है? इस डिस्प्लेसमेंट का साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ है वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी? माइनस की साइन आएगी, जो बुक में थोड़ी ये गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस की साइन। F is directly proportional to minus displacement. F is directly proportional to displacement. अब यहाँ पर क्या होगा? ये बीच वाली निशानी, ये प्रोपोर्शनल की निशानी, ये हटाकर यहाँ पर दी जाएगी इज इक्वल की निशानी। ठीक है, इससे इक्वेशन बनानी है, तो ये F जैसा था वैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल की निशानी हटा के दी जाएगी इज इक्वल की निशानी, और ये जो प्रोपोर्शनल की निशानी हटाई है तो इसकी जगह पे यहाँ पर आएगा के कांस्टेंट। के यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग की बात हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर कोई और इलास्टिक मटेरियल है तो वहाँ पर होगा स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट इस पर आते हैं। ठीक है, और जो एक्स है वो सेम यहाँ पर उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की तब्दीली होगी, यहाँ पर एक माइनस की साइन भी होगी। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F इलास्टिक फोर्स, के कांस्टेंट और x डिस्प्लेसमेंट। अब ये कांस्टेंट क्या चीज़ है? देखिए, कुछ स्प्रिंग ऐसी होती हैं जो हल्के फोर्स लगाने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और कुछ ऐसी स्प्रिंग होती हैं जिन पर
बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट कम पैदा होती है। तो ऐसी हालत में ये जो इक्वेशन है ना, ये किसी काम की नहीं रहेगी अगर यहाँ पर के मौजूद ना हो। ये जो के है ये हर स्प्रिंग के लिए, हर इलास्टिक मटेरियल के लिए अलग होगा। ये के का मतलब है कि वो जो स्प्रिंग है वो कितनी स्टिफ है, वो कितनी सख्त है, वो कितना अपने आप को रेजिस्ट करती है, अपनी अंदर आने वाले चेंज को कितना रेजिस्ट करती है। फर्ज करें कि स्प्रिंग जिस पर मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, वो इतना स्ट्रेच हो गई, और एक स्प्रिंग जिसके ऊपर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो इतना स्ट्रेच हुई है, वो इतना डिस्प्लेस हुई है। तो ये वाली जो स्प्रिंग है इसका के जो है कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये वाली जो स्प्रिंग है इसका जो कांस्टेंट है, स्टिफनेस है इसकी, वो कम है। स्टिफनेस कम तो के कम, स्टिफनेस ज़्यादा तो के भी ज़्यादा होगा, के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये जो के होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अपना कांस्टेंट होगा। क्लियर जी? So Hooke's law is applicable to all kind of deformation and all type of matters, ice, solid, liquid and gas। तो Hooke's law जो है वो हर किस्म की डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है, चाहे वो इलास्टिक हो या इलास्टिक ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, और ऑल टाइप ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब चीज़ों के लिए ये valid है। This limit tells the maximum force or stress that can safely applied on a body without causing permanent deformation on its length, volume or shape। In other words, limit within which a body requires its original length, volume and shape after deformation force is removed। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को फॉलो करेगा वो तभी करेगा जब इलास्टिक लिमिट उसकी ना आई हो, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। अब यहाँ पर देखें फोर्स और एक्सटेंशन का जो है वो, फोर्स और एक्सटेंशन की क्या है, ग्राफ बना हुआ है। पहले जितना फोर्स उतनी एक्सटेंशन, दोनों एक जैसे, फिर अचानक इस पॉइंट के बाद जो है वो ग्राफ बेंड हो रहा है, यानी इस पॉइंट के बाद जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करना छोड़ दिया है। स्टॉप्स ओबेइंग हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को फॉलो करना, ओबे करना छोड़ दिया, उसके बाद बेंड हो गई। क्यों फॉलो करना छोड़ दिया? क्योंकि अब वो फोर्स इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया, उससे ज़्यादा फोर्स लगा, वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, हमेशा के लिए उसका शेप चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक डू यू नो की पॉइंट है, ये यंग्स मॉड्यूलस लिखा हुआ है। अब यंग्स मॉड्यूलस एक रेशियो है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये ब्रास का 91 GPa है, कापर का 120, माइल्ड स्टील का 210, प्लास्टिक का 2, रबड़ का 0.02 गीगा पास्कल। ठीक है, GPa मीन्स गीगा पास्कल। अब यानी 1 बिलियन पास्कल। सो अगर यहाँ पर देखें तो जो स्टील का मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस, वो ज़्यादा है, 210 है इन सब से। तो जिसका भी यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होगा वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो आप तो सोचेंगे कि रबड़ जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन जो स्टील है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि उसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।